हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए प्ले लेकर आई हूँ किंग हर्षवर्धन का लिखा हुआ नागानंदा, जिसे जॉय ऑफ द सर्पेंट्स भी कहा जाता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं। नागानंदा इज ए संस्कृत ड्रामा, okay, attributed to King Harsha, full name is Harshvardhan, who ruled North India from 606 to 647 CE। नागानंदा एक संस्कृत ड्रामा है किंग हर्षवर्धन का, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर रूल किया था 606 से 647 तक। किंग हर्षा ने 3 प्लेज कंपोज किए थे, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। एंड नागानंदा को आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो नागानंदा की जो स्टोरी है ना, इसे हम पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे तो स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ ही डिस्कस करेंगे थीम को। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। इस स्टोरी को समझना है, इस प्ले को समझना है, थीम को समझना है, तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, स्किप मत करना। ओके, अमंग दीज, अब देखिए 3 ये जो प्ले हैं उनमें से नागानंदा जो है इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क कंसीडर किया जाता है। क्यों? उसका रीजन देखिए, क्योंकि इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का, क्लासिकल इंडियन ड्रामेटर्जी का एंड कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्किप मत करना और एक फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ना, वो चीज भी मत किया कीजिए। छोटी छोटी बात जो है वो नोट कर लिया कीजिए, है ना। नागानंदा इज क्लासिफाइड एज अ नाटक। नागानंदा को आप नाटक की कैटेगरी में रख सकते हो, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ संस्कृत ड्रामा, क्योंकि एक संस्कृत ड्रामा की जो ट्रेडिशनल फॉर्म है ना वो है इसके अंदर। ये 5 एक्ट्स का प्ले है, 5 एक्ट हैं इसके अंदर। नागानंदा वॉज लाइकली रिटन ड्यूरिंग हर्षाज रेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है बहुत बारीकी से। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए कभी भी, कंपटीशन कभी तो आप देंगे या दे रहे होंगे, जो कंपटीशन में कभी भी कहीं भी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार कि नागानंदा कब लिखी गई। तो नागानंदा के बारे में कहा जाता है कि ये लिखी गई उस समय जब हर्षा जो है शासन कर रहे थे, राजा हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे। और नागानंदा के अंदर उनको लिखा है, उन्होंने उनके शासनकाल में जो आर्ट, जो कल्चर देखने को मिलता था वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है नागानंदा में। तो हर्षा इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि हर्षा इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ, व्हाट बोथ, एक हिंदुइज्म एंड द सेकंड वन इज बुद्धिज्म। यानी 2 धर्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये, हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के जो आइडियल्स है ना, पर्टिकुलरली आपको इस थीम में देखने को मिलेंगे, और थीम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लास्ट में, ठीक है। तो स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी को समझने के लिए पहले कैरेक्टर को समझेंगे, तो चलिए पहले कैरेक्टर को समझ लेते हैं ना। जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो भी, और जो माइनर हैं वो भी लगभग आप देख ही लेंगे फोटोज की हेल्प से। तो देखिए, जिमुतवाहन ये हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर, इनके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। ये राजकुमार है भाई, और इनके जो पेरेंट्स हैं, राजा जीमुतकेतु हैं और जो महारानी है जीमुतकेतु वो हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनकी फैमिली है। तो जिमुतवाहन जो है वो हो गए आपके प्ले के मेन कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर जो मेन है वो माल्यवती हैं, ये भी राजकुमारी है। इनके साथ में इनके भाई हैं मित्रवासु, और साथ में चतुरिका। इनके मदर और फादर का भी जिक्र आएगा, है ना। तो उनका एक्चुअली माइनर रोल है, माइनर रोल तो इनके भाई का भी है, लेकिन क्या है, उनकी फोटोज की हेल्प से हमने उनको नहीं लिया, क्योंकि स्टोरी के अंदर ज्यादा रोल नहीं था उनका, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आता है एक विदूषक। विदूषक का मतलब हंसी मजाक करने के लिए रखा हुआ है, एक तरह से जेस्टर, ओके। आत्रेय इनका नाम है। साथ ही एक शेखरक हैं जो कि पैरासाइट के नाम से जाने जाते हैं, यानी पैरासाइट इनको बुलाया जाता है। और एक है नवमालिका। नवमालिका भी यहाँ पर माइनर कैरेक्टर ही है। नवमालिका को ये जो पैरासाइट है ना, ये पसंद करता है इसको, ठीक है। उसके बाद और कैरेक्टर आते हैं जिसमें चैम्बरलेन है, डोरकीपर सुनंदा है, और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स में एक है शंखचूड़ा। ये जो नाग होते हैं ना उनके राजकुमार हैं, तो इनका भी कुछ रोल जो है मेन ही है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन करा है आपके लिए। साथ ही गरुड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो गरुड़ा हैं वो पक्षियों के राजा हैं, और गॉडेस गौरी। इस तरीके से जो मेन कैरेक्टर है ना वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। अब देखिए, अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स से आप मिल लिए हैं, ठीक है। अब स्टोरी जान लेते हैं। तो प्लॉट एक्ट फर्स्ट शुरू करेंगे, उससे पहले जानेंगे प्रोलोग। प्रोलोग क्या है? एक्चुअली ना इस तरीके से इसको समझो कि जब आप कोई भी कहानी देखते हैं,
समझिए कहानी मूवी से ले लीजिए, मूवी एक कहानी होती है ना। मूवी को आप देखते हैं, जब शुरुआत होती है तो उसके अंदर क्या होता है, शुरू में जैसे स्टार्ट होगी ना, आपको किसी न किसी भगवान जी की फोटो देखने को मिलेगी। हाँ, दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, फिर लोगोस वगैरह दिखाएंगे, स्पॉन्सर जो कर रहे हैं मूवी को उनके बारे में बताएंगे। तो मतलब इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है ना, एक तरह से मूवी का नहीं, मूवी को शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों को वो थैंक्स करना चाहते हैं, भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, वो सब चीजें दिखाते हैं ना, तो वो प्रोलॉग ही है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं। द प्रोलॉग ऑफ नागानंदा बिगिंस विद अ ब्लेसिंग इन्वोकिंग लॉर्ड बुद्धा's प्रोटेक्शन फॉर द ऑडियंस। प्रोलॉग जो है नागानंदा का शुरुआत होता है प्रोलॉग का किस चीज से, वो लॉर्ड बुद्धा की प्रार्थना से। लॉर्ड बुद्धा की प्रार्थना की जाती है। नरेटर जो है, कहानी को बताने वाला जो है, यानी स्टेज के ऊपर कोई एक खड़ा है, ये मान लीजिए आप अपना माइंड जो है थोड़ा सा इस तरीके से लगाइए, जो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए कि स्टेज के ऊपर कोई खड़ा है, पूरी कहानी आपको बताने वाला है, और पूरी कहानी जो बताने वाला है ना, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बुद्धा जो है, भगवान बुद्ध जो है, बहुत ही शांत, बहुत ही बुद्धिमान थे, अनअफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन और टेम्पटेशन। वो किसी भी डिस्ट्रक्शन से ना अफेक्ट नहीं होते थे, कोई भी टेम्पटेशन उनको अफेक्ट नहीं करती थी। इवन व्हेन मारा मीन्स डेमन ऑफ डिजायर, जब इच्छाओं का राक्षस भी उनके ऊपर सवार हो जाता था ना, अपनी अप्सराओं को लेकर उनको सिड्यूस करने के लिए, तो भी वो विचलित नहीं होते थे। इंद्र और बहुत सारे सेलेस्टियल बीइंग, बहुत सारे देवी देवता वहां खड़े थे, वो देख रहे थे, पर भगवान बुद्ध टस से मस नहीं हुए, वो डीप रिफ्लेक्शन के अंदर रहे, कंपैशन के साथ रहे, है ना। यानी भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है कि भगवान बुद्ध जो है वो स्थिर रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारी ऑडियंस है, जो इस कहानी को सुनने वाली है, जो इस कहानी को देखने वाली है, वो भी विचलित ना हो, ध्यान लगाकर कहानी को ध्यान से देखें। और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ध्यान लगाकर आप वीडियो को देखेंगे ना अगर, तो 100% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर होगा। तो देखिए, द स्टेज मैनेजर देन एड्रेसेस द ऑडियंस डायरेक्टली। उसके बाद में स्टेज मैनेजर जो है वो ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करता है। He mentions that at the feast of Indra, kings from various land gathered and requested the performance of Nagananda. कि भगवान इंद्र और साथ में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने रिक्वेस्ट करी थी कि नागानंदा को परफॉर्म किया जाए स्टेज पर, क्योंकि राजाओं ने श्री हर्षादेवा की लिखी हुई, राजा हर्षवर्धन की लिखी हुई इस कहानी को बहुत बार सुना है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, कभी भी स्टेज पे परफॉर्म्ड होते हुए नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी स्टेज मैनेजर से कि स्टेज किया जाए इसको। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, शुरुआत जो है ना, जैसे ही वो प्रोलॉग चल रहा है अभी, जैसे ही मतलब वो ये सब चीजें बता रहा है स्पीकर, जो वहां पर बोलने वाला है, जो ये कहानी बता रहा है, उस समय क्या होता है, एकदम से ना एक एक्ट्रेस एंटर करती है स्टेज के ऊपर रोती हुई, और वो अपना दुख जो है वो ऑडियंस के साथ शेयर करती है। कहती है कि उसके फादर अभी घोषणा करके गए हैं, अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर वो संन्यास लेना चाहते हैं। यानी उसके माता पिता जो हैं, खाली उसके फादर ही नहीं, उसके फादर भी और उसके मदर भी, क्योंकि ही विद हिज वाइफ भी लिखा है ना कि उसके माता पिता दोनों ही संसार की सारे प्रलोभन को छोड़कर, संसारों के सुख को छोड़कर एकांत में एक पवित्र जीवन जीने के लिए जंगल की तरफ जाना चाहते हैं। और ऐसी रिविलेशन को सुनकर स्टेज मैनेजर भी अफेक्ट हो जाता है। स्टेज मैनेजर को भी अपनी ड्यूटी याद आ जाती है अपने पिता के लिए। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय जीमुत वाहन द प्लेज हीरो, और वो जीमुत वाहन से भी तो इंस्पायर हुआ है। जो हमारे प्ले के हीरो हैं वो सेल्फलेसनेस के लिए जाने जाते हैं। हमारे जो प्ले के हीरो, जब आप इनके बारे में जानेंगे ना कहानी में, जब आपको पता लगेगा कि कितने नोबल नेचर के, कितने सेल्फलेसनेस पर्सनैलिटी ये दिखाए गए हैं। तो स्टार्ट करें कहानी। ठीक है, एक्ट 1 शुरू करते हैं। कहानी जो है ना कुछ इस तरह से शुरू होती है कि ये राजा जीमुत केतु जो कि जीमुत वाहन के फादर हैं, ये घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं कि ये अपना सिंहासन छोड़कर संन्यास के लिए जाएंगे। अब भाई ये हैं विद्याधरों के राजा, यानी इनका जो वंश है ना वो विद्याधर वंश है। याद रखिएगा, विद्याधर वंश के हैं ये। विद्याधर वंश के राजा हैं किंग जीमुत केतु, और ये अपना शासन छोड़कर संन्यास के लिए जंगल में जाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ में। जीमुत वाहन को ये बात पता लगती है, तो वो क्या कहते हैं, वो राज्य को स्वीकार करने की बजाय अपने माँ बाप के साथ में ही जंगल जाने का डिसीजन ले लेते हैं ताकि उनकी देखभाल कर सके। उनके साथ उनका फ्रेंड जो है विदूषक आत्रे, वो भी जाता है। जीमुत वाहन शुरू से ही ना ये जो विलासिता है, ये जो राज को भोगना, ये सांसारिक जो जीवन है, इनके अंदर कोई रुचि नहीं दिखाते थे। वो हमेशा इन सब चीजों को क्या मानते थे, ट्रांसेंडरी मानते थे।
यानी पल दो पल की है, क्षणभंगुर है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो विदूषक जो है वो कोशिश करता है, ये कोशिश करता है कि जीमूतवाहन को समझाए, जीमूतवाहन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप यहीं रहो, शासन करो। लेकिन जीमूतवाहन इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो अपने माता पिता की सेवा करना जो है ना, उसको सबसे बड़ा सम्मान समझते हैं, उसी को अपनी खुशी समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो आश्रम की तलाश के लिए निकलते हैं, अपने माँ बाप के लिए नए आश्रम की तलाश के लिए माल्य पहाड़ी की तरफ जाते हैं। कौन सी पहाड़ी? माल्य पहाड़ी। उधर जाते हैं, वहां एक तपस्वी वन में पहुंचते हैं। बहुत ही शांत, बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर है वहां पे। वहां पे वो देवी जीमूतवाहन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर उनके साथ में विदूषक भी है, यात्री। जब ये वहां जाते हैं तो वो माल्यवती को देखते हैं। माल्यवती वहां पर देवी गौरी की प्रार्थना कर रही है, देवी गौरी से बहुत ही स्वीट सा सॉन्ग गाते हुए मतलब प्रार्थना कर रही है। जीमूतवाहन उनकी सुंदरता देखते हैं, उनका स्वीट जो उनका बोल है जो उसको सुनते हैं, और दूर से ही ना उनको बस रिस्पेक्ट की नज़र से देखते रहते हैं, रिस्पेक्टफुली उनको देख रहे हैं। माल्यवती बहुत गहरी स्पिरिचुअल लेडी है। वो अपनी दासी के साथ बातचीत करती है और उन्हें बताती है कि मुझे सपना आया था जिसमें देवी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि उनकी शादी एक विद्याधर राजकुमार से होगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था जीमूतकेतु जो है वो विद्याधर राजा थे, तो जीमूतवाहन क्या हुए? विद्याधर प्रिंस हुए ना, राजकुमार हुए ना। यहाँ ये जो प्रिंसेस हैं, इनको सपना क्या आया कि देवी गौरी ने इनसे वादा किया है कि इनकी शादी एक विद्याधर राजकुमार से होगी। अब क्या होता है, विदूषक जो है ये सुनकर जीमूतवाहन से रिक्वेस्ट करता है कि वो मल्यवती के पास जाए, क्योंकि इसने क्या है, मल्यवती की बात सुन ली, मल्यवती की बात सुनी है। मल्यवती अपनी फ्रेंड से बोल रही थी, अपनी दासी से बोल रही थी कि राजी जो माता हैं गौरी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है या मुझसे प्रॉमिस किया है कि उनकी शादी एक विद्याधर राजकुमार से होगी। तो विदूषक की बात सुन लेता है। विदूषक की बात सुनकर जीमूतवाहन से रिक्वेस्ट करता है कि मल्यवती के पास जाकर अपनी आइडेंटिटी बता दो, क्योंकि जीमूतवाहन जो है हिचकिचा रहे हैं। अब विदूषक क्या करते हैं, विदूषक जो है वो इनकी हिचकिचाहट को, इनकी इच्छा को, इनकी अनिच्छा को सबको नजरअंदाज करते हुए उनको खींचकर मल्यवती के सामने ले जाते हैं। विदूषक मल्यवती के सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से जीमूतवाहन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और घोषणा करते हैं कि देवी का वादा ना सच्चा हो गया है। मल्यवती आश्चर्यचकित हो जाती है। अब उनकी दासी जो है चतुरिका, वो भी इस चीज की पुष्टि करती है। जीमूतवाहन रियल में एक विद्याधर राजकुमार ही है, ये कहती है कि सच में एक विद्याधर राजकुमार ही है। मल्यवती को बताती है ये बात। मल्यवती जीमूतवाहन की मतलब सारी की सारी प्रशंसा सुनती है, जो भी वो बताना चाहती है वो सब कुछ सुनती है बहुत ध्यान से। अब इसी समय एक तपस्वी और आ जाता है, एक संत और आ जाता है। वो इस बात को और भी क्लियर कर देता है कि जीमूतवाहन ना फ्यूचर में राजा बनेंगे और मल्यवती जो है उनकी पत्नी बनेगी। अब हालांकि मल्यवती जल्द ही ना अपने वापस से पूजा पाठ में लग जाती है और इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्ले जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्ले हमारा शुरू होता है इसी की एंट्री के साथ। किसकी? मल्यवती की एंट्री के साथ। मल्यवती दिखाई देती है स्टेज पे। कैसे कि वो बहुत ज्यादा मतलब जो फीलिंग्स है ना उनसे परेशान है, जो मतलब जीमूतवाहन को देखकर उनके दिल में जो फीलिंग्स उठी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और वो बीमार हो गई है, उसको तेज बुखार आ जाता है। अब वो अपने दासी को, अपने भाई मतलब बोलती है तेज से, तो वो अपनी दासी को ना मतलब बोलती है कि तुम जाके और मेरे भाई को बुला लाओ, या कुछ इस तरीके से इनकी छोटी सी कन्वर्सेशन होती है। इनकी जो दासी है चतुरिका मल्यवती को लेकर जाती है और बहुत अच्छी जगह पर ले जाकर लिटाती है, ठंडे बगीचे में, उनके आराम के लिए ध्यान रखती है। अब इधर क्या होता है, इधर जीमूतवाहन भी है ना, वो भी अपनी फीलिंग से परेशान है। उनको भी ये फील हो रहा है कि भाई वो प्यार में है, माल्यावती से प्यार करते हैं। उनका फ्रेंड विदूषक जो है उसी बगीचे में आता है, जिस बगीचे के अंदर लेकर गई है ना उसको लिटाने के लिए, उसी बगीचे के अंदर आते हैं। अब वहां पर मल्यवती के बारे में वो एक सपना जो है वो विदूषक को बताते हैं। अपना एक सपना बता रहे हैं कि मैंने एक सपना देखा। उस सपने के अंदर उन्होंने मल्यवती को देखा। अब मल्यवती जो है ना उदास बैठी हुई है, ऐसा कुछ वो बता रहे हैं। किसको? विदूषक को बता रहे हैं। विदूषक को अपने सपने की बात बता रहे। ये कहानी जो, ये बात जो है मल्यवती सुन लेती है, छिपी हुई सुन लेती है। तो सुनकर बहुत दुखी होती है, ये सोचती है कि भाई ये तो किसी लड़की की बात कर रहा है, और हो सकता है जीमूतवाहन किसी और लड़की से प्यार करता हो। मल्यवती ऐसा सोच लेती है। अब इसी समय ना इनका भाई भी आ जाता है, मित्रवसु। मित्रवसु यहाँ पर आकर और मतलब एक बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत ही औपचारिक तरीके से ना मल्यवती के विवाह का वेडिंग प्रपोजल जो है वो जीमूतवाहन को देता है। जीमूतवाहन से कहता है कि भाई तुम मेरी बहन से शादी कर लो। लेकिन जीमूतवाहन तो उस लड़की से प्यार करता है ना जो मंदिर में देखी थी,
जो मंदिर में पूजा कर रही थी। अब इसको नहीं पता कि मल्यवती जो है मित्रवसु की ही बहन है, जीमूतवाहन को नहीं पता। इधर मल्यवती को भी नहीं पता कि जीमूतवाहन जो अपने दोस्त से बात कर रहा है वो किसी और लड़की के बारे में नहीं कर रहा बल्कि मल्यवती के बारे में ही कर रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर मल्यवती का दिल टूट जाता है, यानी दुखी हो जाती है बहुत ज्यादा। मल्यवती क्या करती है, मल्यवती सुसाइड करने की सोच लेती है कि वो तो मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और लड़की के चक्कर में है, उसके दिल में तो कोई और लड़की है, तो सुसाइड करने की सोच लेती है। अब मल्यवती जब सुसाइड करने की सोचती है, फांसी लगाने की कोशिश करती है, तो चतुरिका जो है ना वो टाइम पर आती है, जीमूतवाहन को बुलाती है, और जीमूतवाहन को जैसे बुलाती है वो मल्यवती को रोकने के लिए दौड़ता है और उसके गले से फंदा हटाकर उसको दिलासा देता है, उसको बताता है कि वो उससे प्यार करता है। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मल्यवती जो है वो भी जाकर देखती है कि पत्थर के ऊपर ना, वो जब कहानी बता रहा था ना अपने दोस्त को कि मुझे सपना आया, मल्यवती उदास बैठी है, तो वो पत्थर पे साथ के साथ फोटो बना रहा था। और वो फोटो जब वो जाकर देखती है तो फोटो होती है किसकी, वो होती है इसकी खुद की ही, किसी और लड़की की नहीं होती। तो फिर उसे एहसास हो जाता है कि वाकई में वो मुझसे प्यार करता है। इस तरीके से एक्ट जो है हमारा खत्म हो जाता है। सेकंड एक्ट 3 जो है उसकी शुरुआत होती है शेखरक से। शेखरक यहाँ पे एंट्री करता है और शेखरक जो है ना वो यहाँ पे एक तरह से ये कहिए कि शराब पीता रहता है, ज्यादातर शराबी है, परजीवी भी बोलते हैं इसको, मैंने पैरासाइट भी बोलते हैं। वो एंट्री करता है, नशे में लड़खड़ा रहा है, हाथ में शराब का प्याला है उसके, और वो क्या कर रहा है कि उसके दिमाग में, दिल में जो है ना वो ये लड़की चलती है, इसका नाम है नवमालिका। नवमालिका हमेशा दिमाग में चलती रहती है। अब माइंड में इसको सोच रहा है, ठीक है, हाथ वैसे शराब पी रहा है। थोड़े वहां पर विदूषक होता है, आत्रे, उसी मतलब वहां पे जिस जगह पर ये होता है ना शेखरक, वहीं पे विदूषक होता है। अब विदूषक जो है वो वहां घूम रहा होता है, विदूषक ने कपड़ा वपड़ा ओढ़ रखा होता है कुछ ना कुछ। अब विदूषक क्या करता है, वो कपड़े में छिपे हुए विदूषक को कपड़े में छिपा हुआ देखकर शेखरक क्या करता है कि उसको गले लगाने की कोशिश करता है, पान खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन विदूषक क्या है, वो जो शराब की जो बदबू नहीं होती उसे परेशान होकर भागने की कोशिश करता है। अब ये सब देख लेती है कौन, नवमालिका। यानी नवमालिका की बस एंट्री होती ही है, वो देखता है कि शेखरक कैसा व्यवहार कर रहा है विदूषक के साथ, उसके चिपकने की कोशिश कर रहा है, तो चिढ़ जाती है, उसे परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और मतलब चिढ़ जाती है एक तरह से। अब वो नवमालिका जो है वो उसको बताती है, एकदम से बोलती है, जैसे बोलते तो शेखरक जो है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शेखरक क्या करता है, दोनों से माफी मांगता है, विदूषक से भी और नवमालिका से भी, दोनों से माफी मांगता है। तो सूर्य सारी की सारी जितनी भी सिचुएशन थी वो एकदम पीसफुल हो जाती है। अब क्या होता है कि इस तरीके से ना आगे बढ़ती है कहानी। तो नेक्स्ट सीन में जीमूतवाहन और माल्यावती को गार्डन में दिखाया जाता है, यानी कि फूलों के बगीचे में बैठे हैं, बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर है। पीसफुल एटमॉस्फेयर के अंदर जीमूतवाहन जो है वो माल्यावती की जो ब्यूटी है उसकी प्रेज कर रहा है, साथ ही साथ मतलब जो बगीचा है उसकी भी प्रेज कर रहा है कि कितना सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर है, इस तरीके की बातें कर रहा है। मतलब ये पेयर जो है बैठा है यहाँ पे, ये बैठे हैं, इतनी देर में विदूषक एंट्री कर लेता है स्टेज पे, एकदम से विदूषक आ जाता है, वो भी जुड़ जाता है इनके साथ में। इनके साथ साथ फिर चतुरिका भी आ जाती है। अब चतुरिका यहाँ आती है, ये विदूषक के साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है, इसका मुंह पे कालिक वगैरह लगा देती है, काले कलर का कुछ लगा देती है, मजाक हो जाता है। तो विदूषक यहाँ से चला जाता है। अब विदूषक जैसे ही जाता है ना, इतने थोड़ी देर फिर से दिखाते हैं कि दोनों अकेले हैं, लेकिन थोड़ी देर में इसका भाई कौन, मित्रवसु जो है वो आ जाता है। अब मित्रवसु यहाँ पर आकर एक्चुअली यहाँ एक बुरी खबर लेकर आता है, एक बहुत ही मतलब सीरियस न्यूज कह सकते हो आप, एक सीरियस न्यूज लेकर आता है। और वो जीमूतवाहन से कहता है कि तुम्हारा एक दुश्मन है ना जिसका नाम मतंग है, उसने तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और वो परेशान कर रहा है, मतलब तुम्हारी जो भी राज्य है, जो भी तुम्हारे रहने वाले लोग हैं राज्य के अंदर, उनको परेशान कर रहा है। अब इतनी गंभीर जो है स्थिति है, लेकिन जीमूतवाहन एकदम शांत रहता है, बिल्कुल शांत, बहुत गंभीरता से बात को सुनता है, बहुत ही आराम से कहता है कि भाई अहिंसा के नियमों पे चलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दुश्मन को समझाने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, जैसे वो क्रूरता कर रहे हैं ना वैसे नहीं करेंगे। तो मित्रवसु जीमूतवाहन के इस रवैये से थोड़ा निराश भी हो जाते हैं कि देख अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए नहीं जा रहा, अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहा है ये। तो मित्रवसु की नाराजगी के बावजूद है ना जीमूतवाहन शांति रहता है, वो ये कहता है कि भाई कोई बात नहीं, वो अपने आप समझ जाएगा, मैं उसे समझाऊंगा। तो मतंग की जब वो जानकारी देते हैं ना, फिर भी ये अपने स्थिर रहता है, मतलब अपने ध्यान को विचलित नहीं करता, मतलब एकदम से ऐसे हाइपर नहीं हो जाता, जो गुस्सा आ गया एकदम से शस्त्र निकाल के भाग लिया हो, इस तरीके से नहीं करता, बिल्कुल शांति से समझाता है। तो इस तरह से हमारा ये एक्ट भी खत्म हो जाता है। अब एक्ट 4 की जो शुरुआत होती है ना, उसके अंदर दिखाते हैं कि चैम्बरलेन जो है वो दिखेगा आपको, और वो यहाँ बातचीत कर रहा है किससे,
सुनंदा से, ये द्वारपाल है, इससे बात कर रहा है। ये कह रहा है कि विश्वावसु है जो कि मित्रवसु की माँ है, यानी जो माल्यावती है उनकी माँ जो है, उन्होंने ना एक लाल कपड़ा दिया है जीमूतवाहन और माल्यावती को देने के लिए, यानी अपनी बेटी और दामाद को देने के लिए एक लाल कपड़ा दिया है। इस बात पे दोनों चर्चा कर रहे हैं कि भाई किसे दूं मैं ये। तो इतनी देर में डोर कीपर ये बताता है, ये जो सुनंदा है ना, ये बताता है कि जीमूतवाहन और मित्रवसु तो समुद्र के किनारे गए हैं, दोनों समुद्र के किनारे पे गए हुए हैं। ये सुन के जो सेवक है वो माल्यावती को वो कपड़ा देने का सोच लेता है, यानी माँ ने एक कपड़ा दिया है रेड कलर का माल्यावती और अपने दामाद को देने के लिए, जीमूतवाहन को देने के लिए। तो इन दोनों के बीच में बस यही बात होती है। तो इस बात के दौरान ही डोरकीपर जो है वो उसको बताता है, द्वारपाल जो है वो बताता है कि भाई जीमूतवाहन तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मित्रवसु के साथ में समुद्र के किनारे गए टहलने के लिए। तो आप एक काम करो भाई, राजकुमारी को ही दे देना। ठीक है, जीमूतवाहन और मित्रवसु समुद्र के किनारे हैं इस समय, नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। जीमूतवाहन अपनी इच्छा बता रहा है कि भाई मैं दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, जिनको भी दुख है ना उनके सबके दुख दूर करना चाहता हूँ, काश मुझे मौका मिले कि मैं लोगों की परेशानियों को खत्म करूँ। उनकी शांति भरी जो बातचीत है ना, इसी के अंदर एकदम से खलल पड़ जाता है। वो देखते हैं हड्डियों का ढेर, सफेद हड्डियों का ढेर पड़ा है। अब वो बताते हैं कि ये जो हड्डियां है ना, ये नागों की हैं। सर्प जो होते हैं, स्नेक होते हैं ना, स्नेक जो होते हैं, सॉरी स्नैक्स निकल गया मुझसे, स्नेक जो होते हैं ना, उनके हड्डियां हैं ये। अब इनकी हड्डियां कैसे पड़ी हैं यहाँ पे? वो कहते हैं कि पक्षियों का राजा है गरुड़, वो रोजाना एक सर्प खा जाते हैं। तो मित्र वसु बताते हैं कि नागों का राजा वसुकी है ना, नागों के राजा वसुकी ने गरुड़ के साथ में समझौता किया, पक्षियों के राजा गरुड़ के साथ में। पक्षियों का राजा है गरुड़ और नागों के राजा है वासुकी। तो वासुकी के साथ में गरुड़ ने एक तरह का समझौता किया हुआ है कि नाग जाति को ना मैं पूरे तरीके से छोड़ दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा, अगर हर रोज मेरे को एक नाग दोगे खाने के लिए। तो गरुड़ हो गए पक्षियों के राजा और वासुकी हो गए नागों के राजा। अब वासुकी ने अपने राज्य को बचाने के लिए, नागों को बचाने के लिए ये बात मान ली कि रोज ठीक है एक नाग तुम्हें दे दूंगा खाने के लिए, तुम है ना सारे के सारे पूरे सब सारे नागों को एक साथ खत्म मत करना। जीमूतवाहन ने बात सुनी, बहुत दुखी हुआ, सोचते रहे कि वासुकी एक नेता है, वासुकी एक राजा है और एक राजा को, एक नेता को अपनी प्रजा को बचाना चाहिए, खुद को बलिदान कर दे, इससे बढ़िया। तो मित्रवसु अपने कर्तव्यों के लिए, मतलब कोई ना कोई काम के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब जीमूतवाहन जो है समुद्र के किनारे का घूमते रहते हैं, गरुड़ के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई गरुड़ जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से उनके माइंड में चलता रहता है। तभी ना एक बूढ़ी मतलब औरत है जो है, उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है उनको रोने की आवाज सुनती है। तो थोड़ा नजदीक जाते हैं। वो क्या कर रही होती है? वो अपने बेटे से बात कर रही होती है। बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है शंखचूड़ा। शंखचूड़ से बात कर रही होती है। शंखचूड़ को कहती है कि भाई गरुड़ का अगला शिकार तुम हो। शंखचूड़ अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, भाग्य में जो लिखा भाई माँ होगा। शंखचूड़ जो है ना, ये नागों का राजकुमार है एक तरह से, जैसे इच्छाधारी नाग नहीं होते, इंसान भी बन जाता है, नाग भी बन जाता है। तो शंखचूड़ अपनी माँ को समझा रहा है, इकलौता बेटा है माँ का, माँ बेचारी दुखी है। जीमूतवाहन उनकी बातें सुन लेता है, बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब वो क्या करता है, शंखचूड़ को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने का सोच लेता है। शंखचूड़ लाल कपड़ा पहन के मतलब आता है, कहते हैं कि मतलब जैसे ये गरुड़ के सामने जाएगा तो लाल कपड़ा उड़ कर जाएगा, यानी अपने आप को बलि बनाकर उसके सामने जाने की तैयारी करता है। जीमूतवाहन आगे बढ़ते हैं, शंखचूड़ को रोक लेते हैं और उसकी माँ को समझाते हैं कि शंखचूड़ की जगह ना मुझे जाने दो, दूसरों के लिए मतलब वो अपना जीवन का बलिदान दे रहा है, सोचो। तो शंखचूड़ जो है अपनी माँ से लास्ट मतलब एक तरह से फेयरवेल करके आगे बढ़ता है। इसी बीच में एक सेवक आता है, चंबरलेन आता है और वो रेड कपड़ा दे देता है उनको, लाल वस्त्र जो भेजा था ना वो दे देता है। जीमूतवाहन लाल वस्त्र को पहन लेता है, पहन के और बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। गरुड़ है ना, वो अपने विशाल पंख लेकर गर्जना के साथ में पहुंचता है। जीमूतवाहन को नाग समझ लेता है, जीमूतवाहन उसके सामने चला जाता है, जीमूतवाहन को नाग समझ लेता है और उसे खाने की तैयारी करता है। आकाश से जैसे खाने की तैयारी करता है ना, तो आसमान से एकदम से फूलों की बारिश होने लगती है और तेज तेज ढोल बजने लगते हैं। अब ये इंडिकेशन इस चीज का है कि देवता जो है ना इस चीज से खुश हो जाते हैं कि देखो जीमूतवाहन जो है निस्वार्थ भाव से त्याग कर रहा है, किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है। जीमूतवाहन इस बात से संतुष्ट है कि उनका बलिदान से है ना शंखचूड़ की जान बच जाएगी, किसी को जीवन मिल जाएगा। गरुड़ को ये संकेत मिल जाता है, उसको मतलब महसूस तो हो जाता है कि जो मेरे सामने आया ना ये शिकार कोई नाग नहीं है, साधारण नाग नहीं है। तो आखिर जो अंत जो होता है ना प्ले का, उसके अंदर क्या होता है, गरुड़ है ना जीमूतवाहन को ले जाने के लिए उसके महान बलिदान पर विचार के साथ में छोड़ देता है। मतलब एक बार के लिए तो उसके ऊपर सिर्फ अटैक ही करता है,
ठीक है, इस तरह से हमारा फोर्थ एक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। फिफ्थ एक्ट की शुरुआत जो होती है ना वो किस तरीके से होती है, देखिए फिफ्थ एक्ट के अंदर ना सबसे पहले ये जो सुनंदा है इससे शुरुआत होती है। जिमितवाहन के लिए चिंतित है, इसको टेंशन होती है। राजा विश्वावसु ने जिमितवाहन की खोज के लिए भेजा है इसको। विश्वावसु जो मित्रवसु जो है उनके फादर हैं, उन्होंने जिमितवाहन की खोज के लिए भेजा है। गरुड़ के मतलब जो गरुड़ का जो क्षेत्र है जहाँ पे गरुड़ रहता है, जहाँ पर वो अपना शिकार करता है, उस जगह में जाता है। अब राजा को डर है कि गरुड़ जिस जगह पे जिमितवाहन गया है, राजा को ये डर है कि गरुड़ कहीं उसको ना खा जाए, जिमितवाहन को नुकसान ना पहुंचाए। अब सुनंदा जो है ना, राजा जिमुतकेतु जो कि जिमितवाहन का के पिता है, अब ये राजा तो इसको भेजते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ जाता है जहाँ पे किंग जिमुतकेतु रह रहे हैं, जहाँ क्वीन जिमुतकेतु रह रही है और माल्यावती रह रही है, क्योंकि साथ ही आ गए थे ना सारे के सारे जंगल में, आश्रम में पहुंचते हैं, पूरा परिवार है, रानी भी है, राजा भी है, बहू भी है, सबके पास में पहुंच जाते हैं। अब राजा जिमुतकेतु अपना पूरे जीवन के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरा कितना अच्छा गुणी पुत्र मैंने पाला, उसका एक अच्छी लड़की से शादी हुई, सारे चीजें सोचते हैं। इतनी ही देर में, जब बस सोच ही रहे हैं, बात करें, इतनी देर में एक मुकुट आकर गिरता है, और मुकुट आकर गिरता है ना, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है, आकाश से गिरता है। जैसे रानी देख के डर जाती है, सोचती है कि भाई ये तो उनके बेटे का ही है। किसका? जिमुतवाहन का, समझ गए। लेकिन ये द्वारपाल है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि राजकुमार का ही हो सकता है किसी नाग का हो। भाई जिसको गरुड़ ने मारा हो उस नाग का भी तो हो सकता है। पूरा परिवार लेकिन फिर भी चिंता में होता है। अब तभी शंखचूड़ जो है वो आ जाता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं, दुखी होता है। शंखचूड़ बताता है कि गरुड़ जो है जिमुतवाहन को ले गया। इसको ले जाने वाला था शंखचूड़ को, कह रहा मुझे बचाने के लिए जिमुतवाहन ने अपना खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। अब परिवार ये सुन के बेसुध हो जाता है। शंखचूड़ उनको होश में लाता है, उनसे माफी मांगता है, मतलब बहुत कोशिश करता है बेचारा, ये भी बहुत परेशान है। अब रानी जो है यानी जो क्वीन है ये और माल्यावती, ये जिमुतवाहन के साथ में मतलब वहां जाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि भाई हम भी मर जाएं उसके साथ में, हम भी चाहे वहां पे। इस तरह से राजा जिमुतकेतु भी अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि सोचता है कि भाई मेरा बेटा तो गया, क्योंकि शंखचूड़ ने ये चीज कंफर्म कर दी कि मेरी जगह कौन गया, जिमुतवाहन गया। दूर चट्टान के ऊपर यहाँ गरुड़ बैठा हुआ है, जिमुतवाहन जो है उसके पास में बैठा है। देखता है कि जिमुतवाहन को बहुत गंभीर चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी निडर है, शांत है। अब गरुड़ को इस चीज का बहुत आश्चर्य होता है कि जिमुतवाहन कितना साहसी है। उसको इस चीज का भी मतलब अपने अंदर आता है कि मैंने किसी गलत आदमी के ऊपर भी मतलब अपना एक तरह से प्रहार कर दिया, एक तरह से मैंने उसको अपना शिकार बना लिया। अब जिमुतवाहन के बारे में उसको पता लग जाता है कि भाई ये नाग तो है नहीं, ये कोई विद्याधर राजकुमार है, विद्याधर वंश का राजकुमार है। तो उसके बलिदान के लिए सुनकर मतलब गरुड़ के अंदर एकदम गलती का एहसास होता है, अपने पापों को प्रायश्चित करने का सोच लेता है। अब गरुड़ पश्चाताप करता है, जिमुतवाहन का परिवार जो है वो खून के जो धब्बे है ना उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं। शंखचूड़ जो है वो भी अनुरोध करता है उसकी माँ से, मतलब यहाँ पे जिमुतवाहन जो है वो अनुरोध करता है शंखचूड़ से कि भाई तुम मेरी माँ का, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है, पूरा का पूरा जो परिवार है उसके बारे में बात होती है कि मेरे परिवार का ध्यान रखना, मैं नहीं बचूंगा। ऐसे मतलब लास्ट टाइम में जो बात होती है इस तरीके से बात तो चलती है इनके बीच में। इतनी देर में गोडेस गौरी जो है वो आ जाती है, क्योंकि माल्यावती भी तो याद करती है ना कि माँ तुमने मेरे को आशीर्वाद दिया था, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी एक विद्याधर राजकुमार से होगी, और कैसे होगी, ये तो जिंदा ही नहीं है। भाई मेरी शादी तो इसके साथ में हो गई है, हो चुकी थी शादी, तो मेरी शादी तो इसके साथ में हो गई, लेकिन मैं इसके साथ में तो रह ही नहीं पाई हूँ। तो माँ गौरी आ जाती है। अब माँ गौरी जो है वो क्या करती है, वो एक मतलब अमृत जो है वो बरसाती हैं, पानी जो है अमृत का वो बरसाती हैं, और सारी की सारी चोटें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। उनके पास एक दिव्य कलश होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक दिव्य कलश होता है, इसमें से पानी जो है वो छिड़कती हैं, और उस दिव्य कलश का जो पानी उसकी चोटों को जैसे टच करता है जिमुतवाहन पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो जाता है, परिवार खुश हो जाता है। इसी बीच में गरुड़ जो है वो भी अमृत लेकर आ जाता है, मतलब स्वर्ग से अमृत लेकर आ जाता है। सारे के सारे नाग के जितने भी कंकाल पड़े थे ना उनके ऊपर छिड़क देता है, जिनको उसने खाया था। सारे के सारे नाग जो है दोबारा से जीवित हो जाते हैं। अब सारे नाग जीवित हो जाते हैं, शंखचूड़ भी ठीक है, जिमुतवाहन भी सही हो गया। गरुड़ जो है वो पश्चाताप से भरा हुआ था, हिंसा छोड़ने की मतलब कसम खा लेता है कि अब आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा। वो जिमुतवाहन से, सारे नागों से माफी मांगता है। उसके बाद में क्या होता है देखिए, उसके बाद में गरुड़ जो है जब ये पश्चाताप कर लेता है, ये सारी बातें हो जाती हैं, उसके बाद में गोडेस गौरी जो है वो जिमुतवाहन को कहती हैं कि तुम्हें विद्याधर जो है ना, तुम विद्याधरों के
शासक बनोगे, यानी विद्याधरों का जो सम्राट है ना वो तुम बनोगे। और उनको बहुत सारे खजाने देती है, यानी डिवाइन ट्रेजर, दिव्य जो खजाने होते हैं ना वो देते हैं। क्या क्या देती है? गोल्डन व्हील। गोल्डन व्हील एक्चुअली पावर का सिंबल है ना। उसके साथ साथ क्या देते हैं? 4 दांतों वाला, 4 टस्क्ड, 4 दांतों वाला हाथी, ये ताकत का सिंबल है। उसके साथ साथ क्या देती है? एक सेलेस्टियल हॉर्स, यानी स्वर्ग से आया हुआ एक घोड़ा, जो कि स्पीड का सूचक है, यानी तेजी का सूचक है। माल्यवती साथ में देती है, जो कि उसकी डिवोटेड वाइफ बनती है, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। इस तरीके से इसको आशीर्वाद देती है। लेकिन क्या होता है? जीमूतवाहन जो है वो भी क्या करता है? अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, साथ में वो प्रार्थना करता है और विश मांगता है माता से। कहता है क्या होना चाहिए? कि समय पर बारिश हो और हमेशा धरती उपजाऊ बनी रहे, यानी मैं जहां शासन करूं वहां, या पूरी दुनिया के बारे में कहता है कि समय पर हमेशा बारिश हो, हमेशा धरती जो है उपजाऊ बनी रहे, लोग हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, और हमेशा के लिए दुख जो है उनका एंड हो जाए, दुख या सफरिंग्स जो है उनका हमेशा के लिए अंत हो जाए, कोई आपदा ना है, कोई परेशानी ना आए। इस तरीके से प्ले की जो स्टोरी है वो खत्म होती है। अब हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि मतलब सम्राट बनाने के लिए उन्होंने कहा, तो कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग के साथ में खत्म हुई। अब बात करेंगे हम मेन थीम्स की। जो मेन थीम है ना वो देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर मेन थीम्स कौन कौन से निकल के आए हैं, देखिए। एक तो है सेल्फ सेक्रीफाइस का। तो सेल्फ सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो सेल्फ सेक्रीफाइस के अंदर किसके जिक्र कर सकते हैं? जो हमारे स्टोरी के, हमारे प्ले के जो हीरो है ना जीमूतवाहन, उनके बारे में बता सकते हैं कि जीमूतवाहन जो कि क्या थे? वो नाग भी नहीं थे और जिन्हें जाना भी नहीं था, मतलब उनके जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक नाग की जगह अपने जीवन को सेक्रीफाइस करने के लिए चले गए। तो सेंट्रल थीम जो है ना, आप इस प्ले का कह सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज सेल्फ सेक्रीफाइस। यहाँ एग्जाम्पल दे देना जीमूतवाहन का, हु ऑफर्स हिज लाइफ टू सेव द नाग प्रिंस शंखचूड़ा। ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी आप स्टोरी, आपको मैंने समझा ही दी है, स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में लिख देना। उसके बाद में थीम एक और आता है कंपैशन एंड एल्ट्रुइज्म का। एल्ट्रुइज्म यानी लॉयल्टी, लॉयल्टी आप कह सकते हो। कंपैशन ड्राइव्स द एक्शन ऑफ द हीरो। यहाँ जीमूतवाहन की ही बात करेंगे आप। हिज काइंडनेस एक्सटेंड बियॉन्ड हिज फैमिली ना एंड पीपल टू इंक्लूड स्ट्रेंजर लाइक नागाज। की मतलब देखो, अपने परिवार के लिए गृहस्थी छोड़ दी, शासन छोड़ दिया, राज ठाठ सब छोड़ दिए, साथ ही साथ किसी अनजान नाग के लिए अपनी जिंदगी छोड़ रहा है। तो सेकंड अपना थीम ये हो गया। थर्ड है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीमूतवाहन की जो लाइफ है, जीमूतवाहन का जो रोल है, उससे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। एक बेटा होने के नाते अपने माँ बाप के साथ में आ गया, कितना रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूटी, इंसान होने के नाते अपनी ड्यूटी निभा रहा है दूसरे के जीवन की रक्षा करके। रिडम्पशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या बता सकते हो आप? ये बता सकते हैं गरुड़ के बारे में, कि गरुड़ा इनिशियली पोर्ट्रेट एज अ रूथलेस प्रेडेटर ना, ऐसा पक्षी है, ऐसा मतलब महान विशालकाय पक्षी है कि वो औरों को खाता है, लेकिन वो क्या बदल जाता है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है जब वो जीमूतवाहन का देखता है ना कि जीमूतवाहन ने एक नाग के लिए अपनी जिंदगी जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, तो वो बदल जाता है। तो आप ये थीम भी मेंशन करेंगे। साथ ही साथ द ट्रम्प ऑफ गुड इविल, गुड ओवर इविल, ये तो आप जान ही गए हैं। प्ले का पूरा जोर इसी चीज के ऊपर है कि हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, और यहाँ पर दिखाया है जीमूतवाहन के एक्शन से। आप बता देना है ना, कहानी को इस तरीके से डिस्कस करते हुए थीम को डिस्कस कर सकते हो आप। तो इस तरीके से वीडियो अपना खत्म होता है। अगर पसंद आया ना, एक लाइक कर दो जल्दी से फटाफट, है ना, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लो प्लीज। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।